ठीक है ना। देखें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है, और ये सॉफ्ट साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सॉफ्ट साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। स्पाइनल कॉर्ड नीचे आके L1 L2 पे आके ये ख़त्म होती है, L1 L2 लुम्बर वर्टिब्री पे आके, ठीक है। अच्छा, और ये है कि इट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। ब्रेन से, ये ब्रेन से निकलती है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड नर्वस टिश्यू है। अब देखें जो कॉजेज़ हैं स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा के कॉजेज़ डेफिनेटली RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होते हैं, गन शॉट इंजरीज, गोली लगती है इस पर। अच्छा, फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने पे इसको ट्रॉमा हो सकता है, और स्पोर्ट्स में इसको इंजरी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड लेवल ऑफ इंजरी। देखें इफ़ेक्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंजरी। देखिए स्पाइनल कॉर्ड के लेवल्स होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, मेडुला पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है, फिर थोरेसिक है, फिर लुम्बर है, फिर सैक्रल है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, CTLS, सर्वाइको थोरेसिक लुम्बो सैक्रल, ठीक है। तो इस इफ़ेक्ट्स कैसे नज़र आएंगे, अगर यहाँ पे इंजरी है तो इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होंगे, यहाँ पे इंजरी है तो इफ़ेक्ट डिफरेंट होंगे, यहाँ पे इंजरी है तो इफ़ेक्ट डिफरेंट होंगे, यहाँ पे इंजरी है तो इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होंगे। इसीलिए ये कहता है कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दे वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अब कैटेगरीज़ की बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसकी कैटेगरीज़, मेन कैटेगरीज़ दो हैं इसकी, ठीक है ना। कौन कौन सी, कंप्लीट इंजरी और इनकम्प्लीट इंजरी, इसको या फिर कंप्लीट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ से कटने को, ठीक है। अच्छा, जो कंप्लीट इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसमें जिस लेवल पे इंजरी है उससे नीचे के जो जितने भी हैं, वहाँ से नीचे कोई भी उसका मोटर फंक्शन या सेंसरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। नो सेंसेशन यानी कि सेंसरी फंक्शन भी नहीं होगा, नो वॉलंटरी मूवमेंट यानी मोटर फंक्शन भी नहीं होगा। जो इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन या इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उसमें देखें ऐसे हाफ इंजरी होगी, इनकम्प्लीट, ठीक है, जबकि कंप्लीट में पूरी की पूरी उड़ी हुई होगी, ठीक है। तो सम फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी मौजूद होता है, क्योंकि नर्व्स सारी थोड़ी सी इंटैक्ट है ना, तो फंक्शन भी इंटैक्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए इनकम्प्लीट जो है वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल वन लिम्ब में बी अफेक्टेड, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि कंप्लीट इंजरी में बोथ लिम्स बायलेटरल, ये बायलेटरल लिम्स आर, इसकी बायलेटरल लिम्ब की सेंसरी भी गई जाएगी और बायलेटरल लिम्ब की मूवमेंट भी जाएगी, ठीक है, मोटर भी जाएगी, ठीक है। मोटर जाने का मतलब ये है कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकेगा, सेंसरी जाने का मतलब ये कि वो फील नहीं कर सकेगा टच, टेम्परेचर, पेन को, ठीक है। तो बायलेटरल यानी कि दोनों साइड्स की जाएगी। इनकम्प्लीट में बायलेटरल नहीं जाती, ठीक है। इनकम्प्लीट में वन लिम्ब अफेक्ट हो सकता है, सिर्फ वन लिम्ब, ठीक है, और दूसरा लिम्ब जो है वो एबल टू मूव हो सकता है, ठीक है, दूसरा लिम्ब यानी हरकत कर सकता है, ठीक है। पेशेंट में भी एबल टू फील सम पार्ट्स यानी कि महसूस यानी सेंसरी सेंसेशंस होंगी उधर, ठीक है। मोर फंक्शन ऑन वन साइड, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ज़्यादा फंक्शन हो और दूसरी तरफ कम फंक्शन हो, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कुछ खुसूसियात हैं, याद रखें। नेक इंजरी जो होती है ना, ये अक्सर क्वाड्रिप्लेजिया कराती है, ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। अब नेक इंजरी का क्या मतलब है, नेक इंजरी का मतलब है कि जो चोट गर्दन पे लगी है उससे स्पाइनल कॉर्ड के जो सर्वाइक, मैंने कहा था ना कि डिफरेंट लेवल्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है, इसमें से जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ये नेक इंजरी में इंजर होता है, जिसकी वजह से क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। अब देखें डिफरेंट लेवल्स पे इंजरीज देखते हैं। अगर इंजरी है C1 और C4 में, आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट स्पाइन जो है ना वो है डिफरेंट, आपको स्पाइनल लेवल्स नजर आएंगे, C1 से लेके C7 तक, फिर थोरेसिक 1 से लेके थोरेसिक 12 तक, फिर लुम्बर 1 से लेके 5 तक, सैक्रल 1 2 3 तक सेगमेंट्स है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अगर इंजरी हो C1 to C4 स्पाइनल लेवल पे, स्पाइनल कॉर्ड की अगर इंजरी हो C1 to 4 स्पाइनल लेवल पे, यानी कि बाहर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर स्पाइंस होते हैं, ठीक है, ऐसे स्पाइन C1 2 3 4,
इन स्पाइंस के थ्रू हम निशानदेही करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पे किस लेवल पे इंजरी हुई है। फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है, बाहर ये स्पाइन, इधर चोट लगी है तो इसको हम कहेंगे C1 के लेवल पे चोट है, इधर चोट लगी है तो C2 के लेवल पे चोट है। यही ये बात कह रहा है कि अगर C1 और C4 के लेवल पे चोट है तो पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स हो जाएगा इसको, ठीक है। ये खास पॉइंट इसके बारे में याद रखें। अगर C5 के लेवल पे चोट है, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। C5 के लेवल पे चोट है तो शोल्डर एंड बाइसेप्स कंट्रोल कैन रिमेन विथ C5 इंजरी, ठीक है। यानी कि C5 इंजरी है तो शोल्डर और बाइसेप्स का फंक्शन लॉस नहीं होगा। रिस्ट एंड हैंड मूवमेंट्स आर लॉस, जबकि रिस्ट एंड हैंड मूवमेंट्स जो हैं, रिस्ट एंड हैंड मूवमेंट्स आर लॉस्ट विथ C5 इंजरी, ठीक है। इसी तरह C6 इंजरी है तो रिस्ट कंट्रोल जो है ओके होती है, लेकिन हैंड फंक्शन इज लॉस्ट, क्योंकि ये C6 जो है ना, ये ब्रेकियल प्लेक्सस में आपने सुना होगा C5, C6, C7, T8 तक, ये यहाँ से अल्नर नर्व, मीडियन नर्व वगैरह निकलती हैं, तो वो फिर लॉस हो जाएंगी C6 के लेवल पे, ठीक है। इसी तरह C7 के लेवल पे अगर इंजरी है तो पेशेंट स्ट्रेंथन्स आर्म, ठीक है। C7 के लेवल पे इंजरी है तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट स्ट्रेट कर सकता है अपने आर्म्स को, बट मे हैव डेक्सटेरिटी प्रॉब्लम्स विथ हैंड्स एंड फिंगर्स, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल के बाद थोरेसिक लेवल स्टार्ट हो जाता है। अगर थोरेसिक लेवल से और या फिर उससे बिलो में इंजरी है तो पैराप्लेजिया होगा, और हाथ इसमें अफेक्टेड नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि हाथ की जो नर्व सप्लाई है वो ऊपर से आती है, C5, C6, C8, T1 की तरफ से हाथ की नर्व सप्लाई आती है, ठीक है। अगर T1 से लेकर T8 लेवल थोरेसिक लेवल पे इंजरी है तो एब्डोमिनल इनर्वेशन इज लॉस्ट, ठीक है ना। एब्डोमिनल मसल्स की नर्व जो है सप्लाई हमने पढ़ी थी, तो एब्डोमिनल मसल्स की नर्व सप्लाई जाएगी तो एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट करना बंद कर देंगे, और इससे पेशेंट को क्या होगा, पुअर ट्रंक कंट्रोल, यानी कि ट्रंक की कंट्रोल ख़त्म हो जाएगी पेशेंट की। अगर T9 से T12 लोअर थोरेसिक इंजरी है तो गुड सिटिंग बैलेंस, बैठ सकेगा पेशेंट की सिटिंग बैलेंस अच्छी होगी फ्रॉम द एब्डोमिनल मसल्स एंड कंट्रोल, याद रखें। तो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है जिसकी गुड सिटिंग बैलेंस इसकी अच्छी है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको थोरेसिक इंजरी है कोई, साथ में दूसरे एफर्ट्स, साइंस एंड सिम्टम्स भी होंगे, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि T9 to T12 के बीच में इंजरी है इसको। लुम्बर एंड सैक्रल जो इंजरीज़ है ना, ये हिप फ्लेक्सर्स की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी और मूवमेंट ऑफ द लेग ख़त्म हो जाएगी अगर लुम्बर और सैक्रल स्पाइन के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी है तो, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से क्या क्या हो सकता है, मैंने बताया। लॉस ऑफ सेंसरी कंट्रोल, LOS, लॉस ऑफ सेंसरी कंट्रोल, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल के साथ साथ लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल भी जाता है, यानी कि पेशाब, बड़े पेशाब पे और छोटे पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता पेशेंट को। इसी तरह लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, पेशेंट की सेक्सुअल एबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। इसी तरह अदर चेंजेस में ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिम्पैथेटिक टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस फिर कम हो जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम होगा, डिक्रीज बॉडी कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर पे कंट्रोल कम रहेगा, इनएबिलिटी टू स्वेट बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, जहाँ से इंजरी है वहाँ से नीचे स्किन पे उसको स्वेटिंग नहीं होगी और क्रोनिक पेन होगा। ये सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस टेस्ट कौन से कराएंगे आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, आप ER में हैं, वो आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो कौन से टेस्ट आप स्पाइन एक्सरेज करा लेंगे, ठीक है। स्पाइन एक्सरेज में आपको अगर डैमेज है या फ्रैक्चर है स्पाइन का वो नज़र आएगा। इसी तरह CT और MRI, ठीक है, CT स्पाइन और MRI स्पाइन कराएंगे। इससे आप ये जो है दोनों इन्वेस्टिगेशंस एक्सरे से हायर इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो पिन पॉइंट करेंगे लोकेशन ऑफ द इंजरी को और एक्सटेंट ऑफ द ट्रामा को, ठीक है। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रामा को ये पिन पॉइंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये दोनों टेस्ट में ये सलाहियत है कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करें एनी कंप्रेसिव लेजन, अंदर कोई कंप्रेसिव लेजन है जो इसको कंप्रेस कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कोई कंप्रेसिव लेजन है, इसको कंप्रेस कर रहा है, इसे दबा रहा है, ठीक है। तो उस तरह का जैसे हीमाटोमा हो गया, क्लॉट हो गया, ठीक है, ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली किस जगह पे है, CT और MRI स्पाइन के टेस्ट, ठीक है। अच्छा,
अब ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है, ठीक है, 6 याद रखें, एस से 6 एस से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सबसे पहले ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे ABCD के हिसाब से, ठीक है। पेशेंट को इमोबिलाइज ज़रूर करेंगे, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, सर्जरी की ज़रूरत होगी सर्जरी करेंगे, स्पाइनल ट्रैक्शन लगा सकते हैं, नर्सिंग केयर और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर आपके पास कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ पेशेंट आता है तो। सबसे पहले हम देखते हैं इमोबिलाइजेशन की तरफ। इमोबिलाइजेशन देखें, इमोबिलाइजेशन जो है इट बिगिंस एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। जहाँ पे एक्सीडेंट होता है ना, हम अपने जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, फॉर एग्जांपल 1122 का स्टाफ है जो एम्बुलेंस लेके आता है, उसको भी समझाते हैं कि इस तरह की इंजरी, रोड ट्रैफिक की इंजरी हो और उसको थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी सस्पेक्टेड हो, तो उसको आपने ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, ठीक है। उसको एकदम हम हार्ड बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं पेशेंट को और वहीं से इमोबिलाइजेशन शुरू होती है इसकी, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हम ट्रेन करते हैं उनको इन इमोबिलाइजिंग स्पाइनल इंजरी के पेशेंट को टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एक पेशेंट जो है जो था वो मुझे याद है कि उसको इंजरी हुई थी, वो बाद में हमने उससे बात की तो वो कहता था कि गाड़ी के अंदर मेरी टांगें हरकत कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये 1122 वालों ने मुझे उठाया तो बल्कि 1122 नहीं, आसपास के लोगों ने उठाया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि गाड़ी में आग ना लग जाए, तो उसको जल्दी में बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने पकड़ के बाहर निकाला ना, तो उसकी टांगें पैरालाइज हो गई। वो इस वजह से कि उसको इंजरी हुई होगी छोटी सी, और जैसे ही उन्होंने हरकत दी वो इंजरी ने मज़ीद कंप्रेस किया और उसका स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए इमोबिलाइजेशन ज़रूरी है, याद रखें। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है again should not be moved without immobilization unless there is an immediate threat। वही वाली बात है। अब उन लोगों ने भी गलत नहीं किया, क्योंकि गाड़ी में आग लगने वाली थी तो उसको बाहर निकाल लिया। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम पेशेंट को हिला जुला सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इमोबिलाइज ही रखेंगे ऐसे पेशेंट को, ठीक है। तो इमोबिलाइजेशन हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे। देखें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये दो ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट में देते हैं और एज सून एज पॉसिबल देने चाहिए, ठीक है। क्यों, ये क्या करते हैं, ये स्वेलिंग को कम करते हैं और डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड ये कम करते हैं, क्योंकि ये एडिमा कम करते हैं ना, एडिमा कम करते हैं, जिसकी वजह से डैमेज कम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ इंजरी है छोटी सी तो, और यहाँ पे पानी जमा हुआ है, ठीक है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और डेक्सामेथासोन इस स्वेलिंग को, एडिमा को कम करके इस इंजरी स्पाइनल कॉर्ड को फर्दर डैमेज से बचाते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया। आप सर्जरी की बात करते हैं, ठीक है। सर्जरी जो है हम क्यों करते हैं, देखें, हम सर्जरी, मैंने आपको बताया, उधर कोई फ्लूइड है, पानी जमा हुआ है, या कोई डेड टिश्यू है, बोन उधर लगी हुई है स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में, तो हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो फर्दर कंप्रेस ना करे। देखें, सर्जरी किसके लिए, फ्लूइड को रिमूव करने के लिए, टिश्यू को रिमूव करने के लिए जो एक्सीडेंट के बाद स्पाइनल कॉर्ड पे आके लगा है, फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स, कोई बोन या कोई बाहर से क्या कहते हैं, कोई पत्थर, बजरी का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा वगैरह लगा है तो वो निकाल सकते हैं। इसी तरह बोन फ्रेगमेंट्स और डिस्क फ्रेगमेंट्स हम वहाँ से, अगर स्पाइनल कॉर्ड के साथ स्पाइनल कॉर्ड में घुसी हुई हैं तो वहाँ से हम निकालते हैं इस सर्जरी के दौरान, ठीक है। उसके बाद देखें, याद रखें, जो फ्रैक्चर वर्टिब्री जो है ना, फ्रैक्चर वर्टिब्री, ठीक है, तो फ्रैक्चर वर्टिब्रा, देखें, इधर एक वर्टिब्रा होता है, इधर दूसरा वर्टिब्रा होता है। ये वर्टिब्रा जब फ्रैक्चर हो तो भी ये इंजर कर सकते हैं मजीद स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है टू जो है स्टेबलाइज फ्रैक्चर वर्टिब्री। कैसे हम करते हैं, फ्यूजन ऑफ बोन्स या फिर इंसर्शन ऑफ द हार्डवेयर के ज़रिए हम वर्टिब्री को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्पाइनल ट्रैक्शन, देखें, हमने क्या पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ATLS के साथ इमोबिलाइजेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सर्जरी, स्पाइनल ट्रैक्शन, नर्सिंग केयर और रिहेबिलिटेशन था ना, तो हमने ये सारे पढ़ लिया। अब स्पाइनल ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। स्पाइनल ट्रैक्शन जो है, देखें, स्पाइनल ट्रैक्शन हम क्यों देते हैं, स्पाइनल ट्रैक्शन हम इसलिए देते हैं कि जो डिसलोकेशन है ना वर्टिब्री की, वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वर्टिब्रा ऐसे डिसलोकेट हुआ पड़ा है,
ठीक है। ट्रैक्शन देंगे, खींचेंगे तो मसल्स पुल होंगे, इसको वापस इस तरह की पोजीशन पे लाके रख सकते हैं। इसी तरह जो इमोबिलाइज करने के लिए भी देते हैं स्पाइनल ट्रैक्शन, ठीक है। स्कल को के साथ हम टोंग्स लगाते हैं जिनको मेटल ब्रेसिस हो कहते हैं, ठीक है। और फिर स्कल में प्लेस करके इन टोंग्स को ट्रैक्शन वेट के साथ या हार्नेस ऑन बॉडी के साथ लगा के वर्टिब्रा को इमोबिलाइज करते हैं, ठीक है। फिर नर्सिंग केयर है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को नर्सिंग केयर पहले भी हमने पढ़ा, ओरल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, स्किन हाइजीन का, बाउल केयर उसकी जो है स्टूल्स का ख्याल रखेंगे, और उसके ब्लैडर केयर, उसके छोटे पेशाब को फोली कैथेटराइज करेंगे उसको, ठीक है, फोली कैथेटर डाल के, ठीक है। तो ये है। फिर रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी है हमारे पास, ठीक है। रिहेबिलिटेशन में क्या है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है और अदर रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशंस हैं, ठीक है। याद रखें, ऑफन रिक्वायर्ड व्हेन एक्यूट इंजरी हैज़ हील्ड। एकदम आप रिहेबिलिटेशन सेंटर तो नहीं भेजोगे ना, एक्यूट इंजरी को हील करने के बाद आप पेशेंट को रिहेब सेंटर भेजोगे, ठीक है। रिहेबिलिटेशन से क्या करती है, इट असिस्ट पेशेंट इन कोपिंग विद द डिसेबिलिटीज ड्यू टू ट्रॉमा। तो ये जो है रिहेबिलिटेशन का फ़ायदा याद रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि एक वीक के अंदर अगर पेशेंट का कुछ फंक्शन रिकवर हो जाए, यानी मोमेंट रिकवर हो जाए, सेंसेशन रिकवर हो जाए, तो ये शो करता है कि इन द लॉन्ग टर्म जो है पेशेंट रिकवर कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ तक पेशेंट रिकवर कर जाएगा। अगर एक वीक तक भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही तो फिर वो इम्प्रूवमेंट आगे भी नहीं होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बेड साइड पर ये बात करेंगे तो पीपल विल बी इम्प्रेस्ड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी आप वही बात है, लॉसेस दैट रिमेन आफ्टर 6 मंथ्स आर परमानेंट। अगर 6 महीने से के बाद भी लॉसेस हैं तो वो परमानेंट होंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली बात तो पैरालिसिस, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, पैराप्लेजिया हो सकता है, उसको क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। इसी तरह लॉस ऑफ सेंसरी जो है फंक्शन, ठीक है, यानी कि उसको फील नहीं होगा कि कुछ भी हो, लॉस ऑफ सेंसेशन बोलते हैं इसको। फिर लॉस ऑफ ब्लैडर टोन, लॉस ऑफ बाउल टोन, ना पेशेंट ठीक से पेशाब कर सकेगा छोटा, ना पेशेंट ठीक से बड़ा पेशाब कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, जब छोटा पेशाब नहीं आएगा, छोटे पेशाब में प्रॉब्लम होगी, छोटा पेशाब उधर गंदगी जमा रहेगी और उसके बाद यूटीआई हो सकता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन मैंने पहले भी बताया। पैरालिसिस ऑफ ब्रीदिंग मसल्स, ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि जो थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उस जगह में आपको इंजरी हो तो आप ब्रीदिंग मसल्स भी जा सकते हैं। से इमोबिलिटी कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट अगर फिर उसके बाद अगर फालिज हुआ पड़ा है, ठीक है, पैरालिसिस है, क्वाड्रिप्लेजिया या पैराप्लेजिया है, तो वो लॉन्ग टर्म तक बेड पर लगा पड़ा रहेगा। डीवीटी के चांसेस होंगे, पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसको, स्किन ब्रेकडाउन यानी बेड सोर्स बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रैक्चर्स बन सकते हैं उसको। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं किसकी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, ठीक है। फिर एक टर्म है स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक क्या होता है, स्पाइनल शॉक देखें, स्पाइनल शॉक जो है एक टर्म है जो यूज़ की जाती है फॉर द पेशेंट्स ऑफ स्पाइनल ट्रॉमा। इसमें क्या होता है कि ऑल फिनोमिना सराउंडिंग फिजियोलॉजिक एंड एनाटॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होता है, टेम्परेरी लॉस और डिप्रेशन ऑफ ऑल और मोस्ट स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है, इसकी वजह। और ये कहाँ होती है, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, तो इसको स्पाइनल शॉक बोलते हैं, ठीक है ना। स्पाइनल शॉक वाले पेशेंट्स को हाइपोटेंशन होती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर लो रहता है उनका, और किसकी वजह से लो रहता है, वो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन की वजह से, ठीक है ना, या फिर हिमरेज की वजह से, या फिर ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन की वजह से। दो रीजंस हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स को हाइपोटेंशन क्यों रहता है, ठीक है। इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ द स्पाइनल शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक पहला कंपोनेंट है इसमें, ठीक है, याद रखें। हाइपोटेंशन विदाउट कंपेंसेटरी ट्रैकिकार्डिया होता है न्यूरोजेनिक शॉक में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डिक्रीज वेजोमोटर टोन हो जाती है। फिर रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एरिफ्लेक्सिया हो सकता है,
और एनेस्थीसिया बिलो द अफेक्टेड लेवल, यानी कि जहाँ पे चोट है वहाँ से नीचे पेशेंट कुछ भी फील नहीं कर पाएगा, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ठीक है, वो फील नहीं कर पाएगा। तो ये सारी कंपोनेंट्स हैं स्पाइनल शॉक के, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, लॉस ऑफ स्फिंक्टर टोन होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेक्टल टोन उसकी लॉस होगी, जिसकी वजह से बाउल रिटेंशन होगी, और इलियस होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी। इसी तरह ब्लैडर टोन लॉस होगी, तो पेशाब नहीं कर पाएगा, यूरिन रिटेंशन होगी, यूटीआईज होंगे। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं स्पाइनल शॉक के, ठीक है ना। एक बार देख लें, यहाँ से आ जाएं, न्यूरोजेनिक शॉक कंपोनेंट है जिसमें हाइपोटेंशन विदाउट रिफ्लेक्स हाइपरटेकिकार्डिया और डिक्रीज वेजोमीटर टोन रहती है, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, क्वाड्रिप्लेजिया, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी ए रिफ्लेक्सिया, एनेस्थीसिया बिलो द अफेक्टेड लेवल, और उसके साथ लॉस ऑफ रेक्टल टोन, लॉस ऑफ ब्लैडर स्फिंक्टर टोन। स्फिंक्टर्स देखें, रेक्टम के भी में भी स्फिंक्टर होता है, ब्लैडर में भी स्फिंक्टर होता है। अब अगर ये स्फिंक्टर गए तो पेशाब जो है इनकी जो सिफत है इनको सप्लाई कौन करता है, S2, S3, S4। तो अगर इनका स्फिंक्टर लॉस हो गया तो रिटेंशन होती रहेगी, इधर पेशाब की, इधर यूरिन की, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं होंगे उनको